जरा सोचो दोस्तों, अगर आप सुबह उठे और अचानक ही आपके घर के सामने गोल्ड से भरा हुआ ट्रक मिल जाए तो क्या होगा। कुछ ऐसा ही होता है हमारे आज की कहानी में। जोशी नाम के एक आदमी को सोने से भरा हुआ ट्रक मिलता है, लेकिन अब पुलिस और चोर भी इस घटना में शामिल हो जाते हैं। तो दोस्तों, क्या जोशी इस सोने को चालाकी से छुपा पाएगा या फिर इस घटना में बुरी तरीके से फंस जाएगा? यही देखेंगे हम आज की कहानी में, जिसका नाम है गोल्ड। ये मूवी 2022 में रिलीज हुई थी और इसे डायरेक्ट किया है अल्फांसो जी ने। आपको ये फिल्म प्राइम वीडियो पर देखने के लिए मिल जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपको साउथ की मूवीज देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए यहाँ पर नए नए मूवीज लेकर आते रहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है एक गांव से। हम वहां के एक नदी के किनारे बसे हुए एक घर को देखते हैं। उस घर में जोशी नाम का एक लड़का मस्त आराम से सो रहा होता है। तभी उसकी माँ वहां पर आकर उसे उठाने लगती है। कहती है कि जोशी बेटा उठो, देखो हमारे घर के सामने किसी ने ट्रक को पार्क किया है, और वो भी घर के अंदर आने वाले रास्ते पर ही। अब जोशी बाहर जाकर देखता है तो सच में वहां पर किसी ने ट्रक को पार्क कर दिया था। उसकी माँ कहती है कि कैसे पागल लोग हैं जो किसी के भी घर के सामने गाड़ी को पार्क कर देते हैं। जरा इसे खोलकर तो देखो इसके अंदर क्या है। जोशी कागज को थोड़ा सा हटाता है और अंदर तो बहुत सारे स्पीकर के बॉक्स होते हैं। फिर वो कहता है कि आज हमारे कार की डिलीवरी आने वाली है, इसलिए कार को अंदर लेने के लिए हमें इस ट्रक को हटाना होगा। मैं जल्दी से पुलिस स्टेशन जाकर इसकी कंप्लेंट करता हूँ। तो उसी तरह से जोशी बाइक लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। अब यहाँ पर पुलिस स्टेशन के गेट पर भी एक बहुत बड़ा ट्रक जो कि लकड़ियां ले जा रहा होता है वो वहीं पर बंद हो चुका था, जिसकी वजह से मेन गेट बंद था, जिसकी वजह से जोशी को कूदकर अंदर जाना पड़ता है। अब यहाँ पर अंदर उसकी मुलाकात ऑफिसर राकेश से होती है। वो उसे अपनी सारी कंप्लेंट बताता है कि सर, मेरे घर के मेन गेट पर ही किसी ने बोलेरो गाड़ी को ही पार्क कर दिया है, और आज मैंने जो नई कार खरीदी है उसकी डिलीवरी होने वाली है, इसलिए मैं उस ट्रक को हटाकर गाड़ी को अंदर लेना चाहता हूँ, वरना मुझे अपनी नई गाड़ी बाहर ही पार्क करनी होगी। ऑफिसर राकेश कहता है कि ठीक है, आप ऐसा कीजिए, यहाँ पर कंप्लेंट लिख लीजिए, वो मेल आईडी दिखाई दे रहा है वहाँ पर मेल कर दीजिए। तो जोशी यहाँ पर पहले से कंप्लेंट लिखकर लाया था, जिससे कि वो उस मेल पर सेंड कर देता है। उसके बाद ऑफिसर राकेश अपनी टीम के साथ तुरंत ही जोशी के घर पर पहुंच जाता है। अब ऑफिसर गाड़ी को देखते हैं जिसके अंदर स्पीकर होते हैं। फिर वो जोशी को इसके बारे में पूछते हैं। जोशी बताता है कि मैं यहाँ पर अपनी माँ के साथ रहता हूँ और सुमंगली कॉम्प्लेक्स में मेरा मोबाइल का दुकान है। आपको अगर कोई भी नया मोबाइल खरीदना है या फिर उसे रिपेयर करना है तो हमारी दुकान पर आ सकते हो, मैं आपको अच्छा डिस्काउंट दूंगा। ऐसा कहते हुए वो उनको अपनी दुकान का एक डिवाइस दे देता है। तो पुलिस उसे ठीक है कहती है कि हम आपकी दुकान पर एक बार जरूर आएंगे। अब तभी अचानक पुलिस स्टेशन से ऑफिसर राकेश को कॉल आता है। उसका कलीग उसे कहता है कि सीआई सर आ चुके हैं, वो बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहे हैं, इसलिए तुम तुरंत ही यहाँ पर आ जाओ। तो अब राकेश और दूसरा ऑफिसर तुरंत ही वहाँ से जाने लगते हैं। जोशी से कहते हैं कि हमें एक अर्जेंट काम आ गया है, इसलिए हमें तुरंत ही जाना होगा, हम बाद में आते हैं, आप गाड़ी को ऐसे ही रहने दीजिए। जोशी उन लोगों से कह रहा होता है कि सर इसका कुछ कीजिए, लेकिन अब वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब इतने में ही जोशी ने जो नई कार बुक की थी उसकी डिलीवरी करने के लिए दो लड़के आ जाते हैं, और अपनी नई गाड़ी को देखकर जोशी और उसकी माँ बहुत ज्यादा खुश रहते हैं। और यहाँ पर पूजा वगैरह करने के बाद ये लोग सेल्फी लेते हैं और फिर वो डिलीवरी करने वाले वहाँ से चले जाते हैं। तो अब यहाँ पर बोलेरो की वजह से जोशी अपनी कार को अंदर पार्क नहीं कर पा रहा था। उसके बाद जोशी अपने मैकेनिक फ्रेंड को कॉल करता है और कहता है कि एक बोलेरो ट्रक को चालू करना है, अगर तू थोड़ा फ्री है तो तुरंत ही यहाँ पर आ जा। और उसका सैम नाम का दोस्त उसे कहता है कि तुमने बोलेरो ली और मुझे बताया भी नहीं। जोशी उसे बताता है कि ये गाड़ी मेरी नहीं है, लगता है यहाँ पर किसी ने गलती से पार्क कर दी है, तू यहाँ पर आ जा, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। अब सैम वहाँ पर जाता है और जोशी की नई कार को देखकर उसे कहता है कि तुमने नई कार ले भी ली और मुझे बताया भी नहीं। जोशी कहता है कि अरे ऐसी कोई बात नहीं है, वो सब कुछ जल्दी जल्दी में हो गया, तू इस बोलेरो को देखना, इस गाड़ी को यहाँ से हटाना है तो इसे स्टार्ट कैसे करे। फिर सैम उस गाड़ी को चेक करता है और उसके बाद कहता है कि इसकी बैटरी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, दूसरी बैटरी लाकर जंप स्टार्ट करना होगा और गाड़ी की डुप्लीकेट चाबी भी बनानी होगी। लेकिन फिर वो कहता है कि फिलहाल मुझे बहुत ज्यादा काम है, उस काम को निपटा कर मैं कल सुबह अपने एक आदमी के साथ यहाँ पर आ जाऊंगा, फिर हम ये गाड़ी यहाँ से हटा देंगे। ऐसा कहकर सैम वहाँ से चला जाता है। अब उसके बाद रात हो जाती है और हम यहाँ पर कुछ चोरों को देखते हैं जो कि जोशी के घर के बाहर मौजूद होते हैं। वो चोर अपने बॉस फ्रेडी को कॉल करते हैं और बताते हैं कि बॉस, हम यहाँ पर उस बोलेरो के पास पहुंच चुके हैं। फ्रेडी उन लोगों से कहता है कि तुम लोग तुरंत ही उस गाड़ी को लेकर शहर के स्कूल के पीछे वाले ग्राउंड में आ जाओ, तब तक मैं वहीं पर तुम्हारा इंतजार करता हूँ। अब फोन रखने के बाद ये चोर लोग गाड़ी के पास जाकर उसे स्टार्ट करने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी और अब क्या किया जाए ये उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। यहाँ घर के अंदर जोशी टीवी देख रहा होता है। फिर वो सोने से पहले घर के बाहर सुसु करने के लिए जाता है। तभी उसकी नजर गाड़ी पर पड़ती है और वो देखता है कि गाड़ी के पास कुछ लोग मौजूद है जो कि उस गाड़ी को यहाँ से ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो उन लोगों को रोकने के लिए वहां पर जाता है और उन्हें बहुत ज्यादा मारने पीटने लगता है। बहुत ज्यादा मार खाने की वजह से वो लोग तुरंत ही वहां से भाग जाते हैं।
अब उसके अगले दिन हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है और जिन चोरों ने कल मार खाई थी वो सभी लोग यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। दरअसल उन लोगों का बॉस फ्रेडी उन्हें यहाँ पर लेकर आया था। अब रात को उन चोरों के साथ बंटी नाम का एक बंदा मौजूद नहीं था। वो वहाँ पर आकर उनके ऊपर भड़कने लगता है और कहता है कि तुम लोगों को मारने की उसकी हिम्मत कैसे हुई, कौन है वो, मुझे बताओ, मैं उसे देखता हूँ। बॉस सिर्फ मुझे वहाँ पर जाने की परमिशन दीजिए, मैं उसकी हड्डी पसली कर दूंगा और जैसा आपने कहा था वो ट्रक भी यहाँ पर लेकर आऊंगा। तो उसका बॉस उसे कहता है कि तू फिलहाल कुछ मत कर, बाहर जाकर इनके लिए दवाई लेकर आ। और वो बाकी के चोर भी उसे कहने लगते हैं कि वो आदमी बहुत ही हट्टा कट्टा है, बहुत जबरदस्त तरीके से फाइट करता है और ये लोग जोशी से बहुत ज्यादा डर गए थे। अब यहाँ इस तरफ जोशी अपने कमरे में गाने सुन रहा होता है, लेकिन तभी अचानक उसका स्पीकर खराब हो जाता है। तो वो यहाँ पर सोचता है कि उस ट्रक में बहुत सारे स्पीकर है, उसमें से मैं एक स्पीकर को ले लूंगा। इसलिए वो ट्रक के पास जाता है और उसमें से एक स्पीकर का बॉक्स लेकर घर पर आ जाता है। उस बॉक्स को खोलकर देखने पर स्पीकर में कोई भी बटन नहीं था और यहाँ पर स्पीकर जैसे दिखने वाली एक डमी चीज बनाई हुई थी। जोशी को लगता है कि ये कोई नया स्कैम होगा, इसलिए वो उस स्पीकर को साइड में फेंक देता है। लेकिन दोस्तों जैसे वो गिरता है लोहा गिरने जैसी आवाज आती है और पहले उस बॉक्स को हाथ में लेने के बाद वो थोड़ा हैवी भी लग रहा था। अब नीचे गिरने की वजह से उसके ऊपर स्क्रैचेस आ जाते हैं और उसका कलर हटते हुए गोल्डन कलर दिखाई देने लगता है। उसे देखकर जोशी तुरंत ही समझ जाता है कि ये कोई स्पीकर नहीं बल्कि गोल्ड का टुकड़ा है जिसे स्पीकर की तरह बना गया है। पहले तो उसे देखकर वो घबरा जाता है, लेकिन फिर बहुत ज्यादा खुश भी हो जाता है कि आज तो उसे खजाना ही मिल गया। इतने में उसके घर की बेल बजती है और यहाँ पर उसका दोस्त मैकेनिक आया होता है। वो उस गोल्ड के टुकड़े को छुपा देता है और बाहर आने के बाद वो लोग उसे कहते हैं कि गाड़ी को ठीक करने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए तुम हमारे थोड़ा चाय नाश्ते का देख लो। जोशी घर के अंदर जाता है और अपनी माँ को चाय नाश्ता बनाने के लिए कहता है। फिर बाहर आने के बाद वो थोड़ा सा घबराया हुआ होता है कि कहीं उन लोगों को उस गोल्ड के बारे में पता न चल जाए। अब यहाँ बाहर ये लोग काम करते हुए बात कर रहे होते हैं। इतने में जोशी को पुलिस स्टेशन से कॉल आता है। ऑफिसर राकेश उसे पूछता है कि जोशी जरा उस गाड़ी का नंबर बताना। तो जोशी उन्हें नंबर बता देता है। पुलिस यहाँ इस तरफ गाड़ी का नंबर चेक करती है तो उन्हें पता चलता है कि ये नंबर तो टोयोटा कार्मी का है। तो राकेश जोशी से कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। और वो यहाँ पर ऑफिसर से कहता है कि ठीक है, मैं इस केस के बारे में सीआई सर को बताता और कॉल को कट कर देता है। यहाँ इस तरफ जोशी की माँ उन लोगों के लिए चाय नाश्ता लेकर आती है और श्याम जोशी का दोस्त होने की वजह से उसे कहती है कि कभी अपनी फैमिली को हमारे घर पर लेकर आओ। तो वो ठीक है ऐसा कहता है। अब उसके थोड़ी देर बाद फिर से ऑफिसर राकेश जोशी को कॉल करता है और कहता है कि हमें हमारे सीनियर ने उस कार को चेक करने के लिए कहा है, क्योंकि कहीं उस गाड़ी में कोई खतरनाक चीज ना हो। हम 10-15 मिनट में ही वहाँ पर पहुँच रहे हैं। अब ये बात सुनकर जोशी तो परेशान हो जाता है। वो तुरंत अपने घर के अंदर जाता है और उस बॉक्स को बाहर लेकर आता है। इतने में ही श्याम और उसका आदमी वहाँ पर आकर उसे कहते हैं कि तुम्हारी गाड़ी का काम हो गया है और ये लो उसकी चाबी, कहो तो मैं तुम्हारी गाड़ी को अंदर पार्क कर दूं। जोशी कहता है कि नहीं, अभी यहाँ पर पुलिस आ रही है। और दोस्तों पुलिस का नाम सुनते ही श्याम अपने आदमी के साथ तुरंत ही वहाँ से चला जाता है। पता नहीं उसे किसका डर था, काम के पैसे बाद में गूगल पे कर देना, ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर जोशी भी भागते हुए गाड़ी के पास जाता है और उस बॉक्स को अंदर रख देता है ताकि उसके ऊपर कोई शक ना हो। इतने में ही पुलिस वहाँ पर आती है और जोशी और उसकी माँ उनके साथ बात करने लगते हैं। फिर जोशी की माँ कहती है कि मैं आप लोगों के लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ और अब ये लोग उस गाड़ी को चेक वगैरह करने लगते हैं। इससे भी जोशी उन पुलिस वालों को उलझाने की कोशिश करता है, उनका ध्यान भटकाने के लिए अपनी कार को दिखाने लगता है, उसके बारे में बताने लगता है। और अब इतने में ही जोशी की माँ उनके लिए चाय नाश्ता लेकर आती है। उसे पीने के बाद ये लोग खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी अचानक ऑफिसर राकेश को उसके सीनियर का कॉल आता है। वो कहता है कि तुम लोगों ने गाड़ी अच्छे से चेक की ना। तो सुरेश कहता है कि हाँ सर, हमने चेक कर लिया, हमें शक जैसा कुछ भी नहीं मिला है। तो सीनियर ऑफिसर कहता है कि तुम लोग तुरंत यहाँ पर आ जाओ, कमिश्नर सर का कॉल आया था और उन्होंने कहा है जो भी बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा है उसे तुरंत ही खत्म करो। इसलिए सीनियर ऑफिसर उन लोगों को तुरंत ही ऑफिस आने के लिए कहता है और ये लोग भी तुरंत ही वहाँ से निकलने लगते हैं। कहते हैं कि हम अगली बार आते हैं, तब तक आप इस गाड़ी का ख्याल रखिए। उनके जाने के बाद जोशी को उसके मोबाइल शॉप से कॉल आता है और उसका मैनेजर सत्या उससे पूछता है कि सर आप कब तक दुकान पर आओगे और आपके रिश्ते का क्या हुआ। जोशी कहता है कि मैं इस हफ्ते दुकान आ जाऊंगा। और रिश्ते की बात करें तो लड़की की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। दरअसल यहाँ पर जोशी लड़की देखने के लिए गया था, तो यहाँ उसी की बात चल रही थी। खैर अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमें ये बोलेरो गाड़ी आने से एक दिन पहले का सीन दिखाया जाता है। मतलब इससे एक दिन पहले क्या हुआ था ये बताया जाता है और यहाँ से इस कहानी के असली राज खुलने लगते हैं कि ये बोलेरो किसका है, इसके अंदर ये गोल्ड किसने रखा और यहाँ पर ये सब कुछ मामला क्या है। अगले सीन में हम रात को सुमंगलनी रिसोर्ट को देखते हैं। उसके मालिक का नाम होता है मुन्ना भाई। वहाँ पर उस्मान नाम का एक आदमी बोलेरो लेकर आता है। तो यहाँ पर मुन्ना उसे कहता है कि क्या तुमने सारा सामान लोड कर दिया। तो उस्मान कहता है कि आपने जैसा कहा था वैसा सब कुछ सेट है। मुन्ना भाई कहता है कि तुम्हें पता है ना तुम गाड़ी के अंदर क्या लोड करके ले जा रहे हो।
उसके अंदर पूरा का पूरा गोल्ड है, इसलिए ये काम थोड़ा जोखिम भरा है। लेकिन अगर इसे तुमने सही सलामत बताए हुए एड्रेस पर ड्रॉप कर दिया, वो भी कोई गलती ना करते हुए, तो मैं तुम्हारा पगार भी बढ़ा दूंगा और कुछ लाख रुपए पैसे भी दे दूंगा। बस ये काम ठीक से कर दो। उस्मान कहता है कि सर आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपके इस माल को सही सलामत उसके एड्रेस पर पहुंचा दूंगा। मेरे ऊपर विश्वास रखने के लिए आपका धन्यवाद। ऐसा कहकर वो वहां से चला जाता है। अब उसके बाद मुन्ना भाई को उसकी पत्नी का कॉल आता है। वो उसे कहती है कि हमारे बेटे सोना उस लड़के से शादी करने के लिए मना कर रही है। ये बात सुनकर मुन्ना भाई परेशान हो जाता है। उसे कहता है कि मैंने शादी का खाना, हॉल, लड़के के लिए 2 पोर्शे कार, ये सब कुछ बुक कर लिया है। पहले से मेरा करोड़ों का खर्चा हो चुका है। ये बात सुनकर उसकी पत्नी कहती है कि ठीक है, मैं सोना को समझाने की कोशिश करती हूँ। और हम यहाँ पर उसके बेटे सोना को देखते हैं। उसकी माँ उसे कहती है कि बेटा, पापा ने सारी तैयारी कर ली है, अब तुम शादी के लिए मना नहीं कर सकती। सब कुछ अरेंजमेंट हो जाने के बाद अगर शादी रुक गई तो तुम्हारे पापा की तो इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। जरा उनके बारे में सोचो। सोना कहती है कि आप लोगों ने तो मुझसे पूछे बिना ही मेरी शादी तय कर दी। उसकी माँ कहती है कि बेटा, तू क्यों इतना नेगेटिव सोच रही है? तुम्हारे पिता ये सब कुछ तुम्हारी भलाई के लिए तो कर रहे हैं ना, और तू है कि शादी के लिए मना कर रही है। लेकिन सोना कहती है कि माँ, मुझे उस लड़के से शादी नहीं करनी, मुझे वो लड़का अच्छा नहीं लगा। अब उसकी माँ कहती है कि ठीक है, अब तुम्हारे पापा आएंगे, तुम उनसे ही बात कर लेना। यहाँ इस तरफ मुन्ना भाई को उसके समधी का कॉल आता है। और दोस्तों, ये लड़के वाले बहुत ज्यादा लालची होते हैं। दहेज में लड़के वालों से सब कुछ लूटना चाहते थे। लड़के का बाप शाहजी कहता है कि अभी फिलहाल तुम कौन सी दारू पी रहे हो, क्या उसके 5 बॉटल मेरे घर पर भेज दोगे? तो मुन्ना भाई कहता है कि हाँ हाँ, भेज दूंगा। उसके बाद शाहजी कहता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारे बेटे के नाम पर सुमंगली कॉम्प्लेक्स करके एक बहुत बड़ा मॉल है, क्या उसे मेरे बेटे के नाम पर रजिस्टर कर दोगे? और मैंने जो गोल्ड भेजने के लिए कहा था उसका क्या हुआ? मुन्ना भाई कहता है कि ये सब कुछ मेरी इकलौती बेटी का ही है, तुम टेंशन मत लो, शादी के बाद सब कुछ दामाद जी का ही हो जाएगा। और तुमने जैसा कहा था, हमने उसी तरीके से सोने को बॉलर के अंदर भर के भेज दिया है। तो दोस्तों, अब समझ में आया कि उस स्पीकर के बॉक्स में सोना कहाँ से आया था। ये सब कुछ इन लोगों की ही प्लानिंग थी। और दोस्तों, ये मुन्ना भाई बहुत ज्यादा अमीर होता है। शहर में तो उसका एक बहुत बड़ा पूरा का पूरा मॉल ही होता है, और शहर की सबसे बड़ी ज्वेलरी शॉप भी उसी की होती है। बाकी जमीन जुमला जायदाद और इसके अलावा एक टेक्सटाइल फैक्ट्री भी होती है। मतलब कि उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। अब उसके बाद दोस्तों, जोशी के घर के बाहर वो बोलेरो आने से 2 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है। जोशी और उसकी माँ लड़की को देखने के लिए गए थे, और अब यहाँ पर उन लोगों की अच्छे तरीके से बातचीत होती है। जिस आदमी ने शादी फिक्स की थी, वो मंजू भाई लड़की वालों को लड़की के बारे में सब कुछ बताता है कि लड़का बहुत ही स्मार्ट और होशियार है। शहर के सबसे बड़े सुमंगली कॉम्प्लेक्स में उसकी एक मोबाइल की शॉप है, अपना अच्छा खासा घर है, और 2 दिन बाद उसकी कार भी आने वाली है। मतलब कि सब कुछ सेट है, आपकी बेटी को कोई भी तकलीफ नहीं होगी। यहाँ दूसरी तरफ उस कॉम्प्लेक्स में हम जोशी की दुकान को देखते हैं, और यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स से मालिक मुन्ना भाई आता है। उसने इस मॉल के पहले से कुछ दुकानें खाली करवा दी थी, लेकिन वो अभी तक जोशी की दुकान को खाली नहीं कर पाया था, इसलिए वो उसकी दुकान पर आकर धमकी देने लगता है। कहता है कि तुम लोग जल्दी से जल्दी इस जगह को खाली कर दो। वो जोशी को भी कॉल करता है और उसे गालियां देने लगता है कि मैंने तुमसे कहा था कि जल्द से जल्द इस जगह को खाली करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जोशी कहता है कि इतनी शॉर्ट नोटिस पीरियड पर हम कहाँ जाएंगे? मुन्ना भाई कहता है कि वो सब कुछ मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन 2 दिन के अंदर ये जगह खाली होनी चाहिए। ऐसा कहकर वो फोन कट कर देता है। अब शादी की बातचीत होने के बाद ये लोग अपने घर पर पहुंच जाते हैं, और उसके बाद ये लड़की वाले उस मॉल में जोशी की दुकान को देखने के लिए आते हैं। लेकिन यहाँ पर शाहजी और उसका लड़का ये दोनों बातचीत कर रहे होते हैं कि ये मॉल हमारे नाम पर हो जाने के बाद हम इसे डायनामाइट से उड़ा देंगे, और इसी मॉल की जगह पर एक दूसरा मॉल बनाएंगे जिसमें सिर्फ फॉरेन कंट्री की दुकान होंगी। अब ये सारी बातें जोशी जिस लड़की को देखने के लिए गया था, उसके पिताजी और चाचा जी सुन लेते हैं, और कहते हैं कि मैं अपनी बेटी की शादी एक लड़के से तय करने वाला था जिसकी इस मॉल में मोबाइल की शॉप है। लेकिन शाहजी कहता है कि अब उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम तो इस मॉल को उड़ा देंगे। ये बात सुनकर वो लड़के वाले चले जाते हैं, और शायद अब वो इस रिश्ते के लिए मना करने वाले थे। अब दोस्तों, यहाँ पर सीन आता है प्रेजेंट में, और यहाँ जोशी उन बॉक्सेस को गिन लेता है। यहाँ पर ये पूरे के पूरे 200 बॉक्सेस होते हैं, और सब कुछ हिसाब किताब लगाकर कुल मिलाकर यहाँ पर 200 किलोग्राम सोना होता है, और उसमें से एक पीस की कीमत करीबन 20 से 25 लाख रुपए तो होगी। अब उसके बाद जोशी अपनी माँ से पूछता है कि माँ, अगर एक दिन सुबह सुबह हमें खजाना मिल जाए तो उसका क्या करना चाहिए? उसकी माँ कहती है कि खजाना हर रोज नहीं मिलता, और नसीब वालों को ही मिलता है, इसलिए उसका बहुत ही सोच समझ कर इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद जोशी तुरंत ही अलग अलग सोने की दुकान पर कॉल करता है, और सोने को पिघलाने की मशीन के बारे में पूछने लगता है। लेकिन वहाँ पर उसे वो मशीन नहीं मिलती। लेकिन तभी उसे अपने पहचान वाले संतोष के बारे में याद आता है कि वो भी ज्वेलरी की दुकान पर ही काम करता है। वो कहता है कि उससे पूछता हूँ, लेकिन यहाँ पर संतोष को कॉल करने पर वो तो खुद को ही फांसी लगाकर मरने की कोशिश कर रहा था। वो जब फोन उठाता है तो जोशी उसे पूछता है कि क्या तुम्हारे पास सोना पिघलाने की मशीन है? वो मुझे खरीदनी थी। संतोष कहता है कि हाँ, मेरे पास मशीन है, 1-1.5 साल पुरानी होगी। जोशी कहता है कि मुझे चाहिए, मैं अभी लेने के लिए आ रहा हूँ। जोशी तुरंत ही उसके घर पर पहुंचता है, और संतोष इस मशीन के 10,000 रुपए मांगता है। जोशी उसे तुरंत ही गूगल पे कर देता है।
अब संतोष के पास एक भी रुपए नहीं था, इसलिए वो टेंशन में आकर अपनी जान देने की कोशिश कर रहा था। लेकिन यहाँ पर पैसे मिलने के बाद वो तुरंत ही होटल में जाकर अपने परिवार के लिए खाना लेकर आता है और उसके बाद जोशी को वो मशीन दे देता है। फिर जोशी उस मशीन को अपने घर पर लेकर आता है और उस सोने को पिघलाकर एक बिस्किट में बदल देता है और उस गोल्ड के टुकड़े को फिर से संतोष के पास ही लेकर जाता है, क्योंकि संतोष की ज्वेलर के साथ जान पहचान थी। संतोष अपने एक जान पहचान वाले ज्वेलरी शॉप के ओनर को कॉल करता है और कहता है कि मेरे पास प्योर गोल्ड है, अगर डील करनी है तो पैसे लेकर मेरे घर पर आ जाओ, मैंने गोल्ड को चेक किया है, एकदम प्योर माल है। तो उस ज्वेलरी का ओनर पैसे से भरी हुई बैग लेकर तुरंत ही वहां पर पहुंच जाता है और गोल्ड की डील होने के बाद जोशी भी उन पैसों को वहां से ले जाने लगता है। लेकिन रास्ते में पुलिस की चेकिंग चल रही थी। अब ये देखकर वो टेंशन में आ जाता है कि उसकी गाड़ी में कहीं पुलिस इतने सारे पैसे न देख ले। लेकिन लकीली पुलिस उसे सिर्फ लाइसेंस के बारे में पूछती है और फिर उसे वहां से छोड़ देती है। अब उसके बाद रात को जोशी एक दुकान पर कॉल करता है और उनके पास एसएस मिनी स्पीकर 200 क्वांटिटी में है क्या, ये पूछने लगता है। अब उस दुकान में सिर्फ 20 ही पीस थे, लेकिन वो कहते हैं कि हम आपको 1-2 दिन में अरेंज कर देंगे और डिलीवरी आपके घर तक पहुंच जाएगी। तो जोशी कहता है कि ठीक है, आपके पास जितने पीसेस है वो मुझे भेज दीजिए। और इतना बड़ा ऑर्डर मिलने की वजह से वो दुकान वाला भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अब उसके अगले दिन हम उस्मान भाई को देखते हैं, जिसके ऊपर उस बोलेरो को सही जगह पर पहुंचाने की जिम्मेदारी थी। लेकिन यहाँ पर मामला बिगड़ चुका था। अब वो सच बताने के लिए मुन्ना भाई को कॉल करता है और कहता है कि भाई, मैं जो सोना लेकर जा रहा था तो ये बात कुछ गुंडों को पता चल गई, जिन्होंने आधी रात को हमारे गाड़ी के ऊपर हमला कर दिया। खुद को और गोल्ड को बचाने के लिए मैं गाड़ी को भगाने लगा और अंधेरे में किसी गांव में जाकर गाड़ी को ठोक दिया। अब वो गाड़ी घर के सामने पार्क हो चुकी है। ये सब कुछ होने की वजह से सही जगह पर गोल्ड की डिलीवरी नहीं हो पाई। मुन्ना भाई उसे पूछता है कि क्या वो घर कहाँ पर है, ये तुम्हें पता है? तो उस्मान कहता है कि हाँ, मुझे अच्छे तरीके से पता है। तो मुन्ना भाई कहता है कि चलो, हमें वहां पर जाना होगा, हम हमारा सोना लेकर वापस आ जाएंगे। तो उस्मान भी ठीक ऐसा कहता है। यहाँ पुलिस स्टेशन में फॉरेस्ट ऑफिसर रॉबर्ट आता है और सीआई उसे डांटने लगता है। कहता है कि उस लकड़ी वाले ट्रक को यहाँ से हटाओ, कितनी बार मैं तुम्हें कॉल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुम हो कि फोन ही नहीं उठा रहे थे। रॉबर्ट कहता है कि वो सर मैं छुट्टी पर था, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, मैं उस ट्रक को हटा दूंगा। यहाँ इस तरफ जोशी के घर पर वो पार्सल आ जाते हैं और वो जल्दी से जल्दी उन बॉक्सेस की अदला बदली कर देता है। उसके बाद हम यहाँ पर उस बाप बेटे को देखते हैं। तो शाहजी अपने बेटे से कहता है कि मुन्ना भाई कह रहा था कि उसने बाकी के मॉल की जगहों को खाली कर दिया है, लेकिन जोशी नाम का एक आदमी है, वो अपनी दुकान को खाली नहीं कर रहा, उसकी वजह से वो जगह हमें मिलने में मुश्किल हो सकती है। तो उसका बेटा कहता है कि मैं एक गुंडे को जानता हूँ, हम उसे काम करने के लिए कहेंगे तो डर के मारे वो शॉप का ओनर अपनी जगह को बदल देगा। इसलिए वो वरुण नाम के एक बंदे को कॉल करता है और उसे अपने घर पर बुलाकर उस सुमंगली कॉम्प्लेक्स के मोबाइल शॉप को खाली करने का काम देता है और ये काम करने के लिए वो उन्हें 10 लाख रुपए दे देता है। लेकिन दोस्तों, उसके बाद हम देखते हैं कि ये वरुण भी बहुत ही चालू लड़का होता है। वो किसी जंपर संतोष नाम के आदमी को कॉल करता है और उसे ये काम दे देता है और उसे इस काम के लिए 1 लाख रुपए देता है, मतलब कि बाकी के 9 लाख रुपए उसके जेब में। और अब एक बोट में मिलकर इन दोनों की पैसों की डील भी हो जाती है। अब यहाँ जोशी के घर पर ऑफिसर राकेश आता है और ये लोग यहाँ पर बातचीत करने लगते हैं। इतने में हम देखते हैं कि मुन्ना भाई, अपनी बेटी और उस्मान, ये तीनों ही उस बोलेरो के पास पहुंच जाते हैं। दरअसल ये लोग यहाँ पर अपने बोलेरो को ले जाने के लिए आए थे, लेकिन मुन्ना भाई वहाँ पर पुलिस को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है, तुरंत यहाँ से निकलने के लिए कहता है। इसलिए अब ये लोग गाड़ी लेकर गांव के बाहर आ जाते हैं। मुन्ना भाई कहता है कि हमें यहाँ पर थोड़ा इंतजार करना होगा, पुलिस के जाने के बाद हम वहाँ पर फिर से जाएंगे। इतने में मुन्ना भाई को उसके समधी का कॉल आता है। वो मुन्ना भाई को डांटने लगता है, कहता है कि तुमने तो मेरे बेटे के नाम पर उस मॉल का रजिस्ट्रेशन करने का वादा किया था और अभी तक तुमने मैंने बताया हुआ गोल्ड भी नहीं भेजा, क्या मुझे फंसाने का इरादा है? मुझे तो तुम एक बहुत ही चालाक आदमी दिखाई देते हो। अब ऐसी बातें सुनने के बाद मुन्ना भाई बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे कहने पर उस गोल्ड को स्पीकर का शेप दिया, उसे पेंट वगैरह करवा कर बॉक्सेस में भरा, इससे अच्छा मैं सिंपल तरीके से तुम्हारे घर पर गोल्ड को भेज देता तो अब तक तुम्हारे पास पहुंच चुका होता। लेकिन तुम्हारे इस घटिया आइडिया की वजह से अब मेरा सोना यहाँ पर अटका पड़ा है। शाहजी कहता है कि मुझे लगता है तुम झूठ बोल रहे हो, तुम एक नंबर के धोखेबाज हो। अब ऐसी बातें सुनने के बाद मुन्ना भाई को और गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहता है कि अब मुझे तुम लोगों की एक भी बात नहीं सुननी, मेरी बेटी तुम्हारे बेटे से शादी नहीं करना चाहती, मैं ये रिश्ता यहीं पर तोड़ देता हूँ। ऐसा कहकर उन्हें गाली देते हुए वो रिश्ता कैंसिल कर देता है और फोन को कट करने के बाद कहता है कि चलो अब यहाँ से, उस ट्रक की हमें जरूरत नहीं है। और ये लोग वहां से घर पर चले जाते हैं। यहाँ इस तरफ ऑफिसर प्रकाश जोशी के घर पर आता है। ये लोग यहाँ पर चाय नाश्ता करते हैं और गाड़ी के पास थोड़ा बहुत सामान चेक वगैरह करते हैं। प्रकाश कहता है कि इस गाड़ी को हम 1-2 दिन बाद ले जाएंगे, अभी फिलहाल थाने में बहुत ज्यादा काम है। ऐसा कहकर वो लोग चले जाते हैं। अब उसके अगले दिन शहर से बाकी के स्पीकर का ऑर्डर भी आ जाता है और उस बॉक्सेस को तुरंत ही ओपन करने के बाद जोशी फटाफट से उन बॉक्सेस को बदल देता है। अब उसने 170 बॉक्सेस बदल दिए थे। इतने में उसे ऑफिसर राकेश का कॉल आता है और वो उसे कहता है कि हम आधे घंटे में तुम्हारे घर पर पहुंच रहे हैं और हम आज ही उस बोलेरो को वहां से ले जाएंगे। अब जोशी टेंशन में आता है, लेकिन उनसे कहता है कि सर आप 1 घंटे के बाद आइएगा, क्योंकि मैं थोड़ा बाहर हूँ। तो पुलिस ठीक ऐसा कहती है।
इतने में ही जोशी के घर के बाहर वो चोर लोग फिर से आते हैं और उस ट्रक से वो बॉक्सेस लेकर भागने लगते हैं। जोशी उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो वहां से भागे जाते हैं। लेकिन दोस्तों उन लोगों को कहाँ पता था कि उसमें तो सचमुच स्पीकर ही है, क्योंकि तब तक तो जोशी ने बहुत सारे बॉक्सेस बदल दिए थे। अब यहाँ पर जोशी फटाफट से बाकी के बॉक्सेस भी बदल देता है और सारे गोल्ड के बॉक्सेस अपने घर के अंदर छुपा देता है। और तब तक यहाँ पर पुलिस भी पहुंच चुकी थी। अब ये लोग उस गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और वहां से पुलिस स्टेशन ले जाते हैं और तब तक स्टेशन के बाहर जो ट्रक फंसा हुआ था उसे भी बाहर निकाल दिया गया था। यहाँ पुलिस स्टेशन में जोशी ऑफिसर राकेश से कहता है कि अगर ये गाड़ी किसकी है पता चली तो मुझे बता दीजिएगा। ऐसा कहकर वो वहां से चला जाता है। अब दूसरी तरफ जंपर संतोष उस मॉल वाली दुकान पर आ जाता है और वहां पर आकर जोशी के मैनेजर को धमकाने लगता है। कहता है कि इस जगह को तुरंत ही खाली कर दो वरना मैं तुम लोगों को मार दूंगा। अब उसकी साइड में एक रिटायर आर्मी मेजर कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने के लिए आया होता है और वो अपने कान में एयरफोन डालकर गाना सुन रहा था, इसलिए उसने संतोष की बात नहीं सुनी थी। अब मैनेजर संतोष को बताता है कि यह आर्मी के रिटायर मेजर है, अगर इनके सामने आवाज चढ़ाओगे तो तुम गए समझो। अब आर्मी मेजर को देखकर संतोष भी बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वो बंदा उसे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या खरीदने के लिए आए हो। तो संतोष को ना चाहते हुए भी कहना पड़ता है मैं यहाँ पर आईफोन खरीदने के लिए आया हूँ। और वो चुपचाप उस दुकान से आईफोन खरीद कर घबरा कर वहां से भाग जाता है। उसके बाद वो वरुण से मिलता है और वो फोन उसे दे देता है। कहता है कि मुझसे ये काम नहीं होगा। अब ये देखकर वरुण और उसके दोस्त को लगता है कि वो मोबाइल शॉप वाली पार्टी बहुत ही खतरनाक होगी, इसलिए ये लोग भी इस काम को करने से मना कर देते हैं। मतलब कि वो मोबाइल और पैसे लेकर शाजी के घर पर पहुंचते हैं और उसे दे देते हैं। कहते हैं कि हमसे ये काम नहीं होगा, हमें माफ कर दो। ऐसा कहकर वहां से भाग जाते हैं। मतलब कि दोस्तों अब इन लालची लोगों को कुछ नहीं मिलने वाला था। फिर कहानी के एंडिंग में हम देखते हैं कि मुन्ना भाई अपने इस मॉल को फिर से शुरू करने का फैसला करता है और उसकी पूरी जिम्मेदारी अपनी बेटी को सौंप देता है। उसके बाद वो जोशी की दुकान पर ही नया फोन खरीदने के लिए जाता है, क्योंकि उसकी बेटी के पास आईफोन था और उसे एक नया एंड्रॉइड फोन खरीदना था। दुकान पर जाकर मुन्ना भाई जोशी को कॉल करता है और उसे सॉरी भी कहता है। कहता है कि अब तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें इस मॉल को छोड़कर कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। मैं इस मॉल को नहीं बेच रहा। ये बात सुनकर जोशी तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद मैनेजर सोना को फोन देता है और सर से ही पूछने के लिए कहता है कि आपके लिए कौन सा मोबाइल बढ़िया होगा। तो जोशी सोना के साथ बात करता है और उसे एक बढ़िया फोन सजेस्ट करता है। तो सोना उसे थैंक यू कहती है और ये भी कहती है कि अब हमारी मुलाकात होती रहेगी, क्योंकि अब से इस मॉल को मैं ही संभालने वाली। जोशी कहता है कि ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। अब उसके बाद दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि जोशी ने इतने सारे गोल्ड का क्या किया। दरअसल उसने आधा गोल्ड अपने पास रखा और आधा गोल्ड एक अनजान नाम से सरकार को भेज दिया। इस गोल्ड से जो पैसे आएंगे उस पैसे से हॉस्पिटल, गवर्नमेंट स्कूल, कॉलेज और जरूरत महिलाओं की मदद करने के लिए किया जाए, ऐसा उसने उस पार्सल में लिखा होता है। और मंत्री जी भी मीडिया के जरिए इस न्यूज को सभी जगह पर फैला देते हैं, जिसे सुनकर सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि आज के जमाने में भी इतने भले लोग रहते हैं। और दोस्तों इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।